नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का महासंग्राम। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस से बीजेपी में आए बागियों को पापी कहने पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। मंत्री हरक सिंह रावत ने एक तरह से हरीश रावत को चेतावनी देते हुए कहा है कि मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर हरीश भाई ने मजबूर किया तो कहना पड़ेगा। हरक ने कहा कि सही मायनों में पाप किसने किया, शराब पिलाकर नौजवानों का भविष्य किसने खराब किया, ये सारा उत्तराखंड जानता है। सही मायनों में ऐसे लोगों को माफी मांगनी चाहिए। सीधे तौर पर हरीश रावत पर पलटवार किया है हरक सिंह रावत ने। कि सही मायने में पाप किसने किया है, उत्तराखंड की जनता को मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन मजबूर हरीश भाई मजबूर कर रहे हैं कि डेनिस जैसी जहरीली शराब पिलाकर उत्तराखंड के नौजवानों का भविष्य किसने खराब किया। सही मायने में तो ऐसे लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए जिन्होंने उत्तराखंड जैसे देवभूमि में जहर पिलाने का काम किया है। असल में हरीश रावत ने कांग्रेस के बागियों को महापापी कहा था और बगैर माफी के कांग्रेस में घुसने नहीं देने का ऐलान भी कर दिया था। यशपाल आर्य की कांग्रेस में वापसी ने सियासत को गरमा दिया है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि 2016 में बागी हुए कांग्रेसी फिर से वापसी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले उन सभी बागियों को हरीश रावत की शर्त पूरी करनी होगी। हरीश रावत का साफ कहना है कि जो महापापी अपने पाप की माफी नहीं मांगेगा वो कांग्रेस में नहीं आ सकता, और इसके बाद आने पर निष्ठा भी दिखानी होगी, टिकट की इच्छा नहीं। सरकार को गिराया है सदन के पटल पर। उत्तराखंड के लिए एक कलंकपूर्ण घटना है वो। उत्तराखंड ने दंड दिया नहीं दिया, ये एक सेकेंडरी इशू है। मेरे लिए प्राइम इशू है कि ये संसद का, जिसको महापाप कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने, वो महापाप है। ऐसे महापापी यदि कांग्रेस में आना चाह रहे हैं तो पहले अपने पाप को स्वीकार तो करें। वहीं 2016 में कांग्रेस से बगावत करने वाली और अब बीजेपी का दलित चेहरा रेखा आर्या का कहना है कि हरीश रावत की बात पर यकीन नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। देखिए, मैं ये बात स्पष्ट कर चुकी हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का किसी प्रकार का बयान गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं, उनके कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने सल्ट के चुनाव में, जब सल्ट के विधायक जी नहीं रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि हमें वॉकओवर देना चाहिए। आप देखेंगे वहाँ पर उन्होंने अपना ही कैंडिडेट जो है वहाँ पर उतारने का काम किया, जबकि कांग्रेस से जो है रंजीत रावत जी या उनके बेटे तैयारी कर रहे थे। तो इससे साफ पता चलता है वो जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। उनका उसमें क्या स्वार्थ है वो ज़्यादा मायने रखता है। अब कांग्रेस से बगावत करने वालों के सामने सवाल है कि क्या वो लोग माफी मांगकर वापस आएंगे या फिर हरीश रावत के दावे सिर्फ दावे ही रह जाएंगे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। आपको बता दें कि जिन नेताओं की ओर हरीश रावत का इशारा है उनमें कई नेता शामिल हैं जो 2016 में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और आज बीजेपी में कई अहम पदों पर बैठे हुए हैं। उनमें सबसे पहला और बड़ा नाम है विजय बहुगुणा का। हरक सिंह रावत भी उन्हीं नामों में शामिल हैं। इसके अलावा अमृत रावत, शैलेंद्र मोहन, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भी उन्हीं नामों में शामिल हैं। सुबोध उनियाल का भी नाम उस लिस्ट में है। प्रदीप बत्रा, शैला रानी रावत, रेखा आर्या, उमेश शर्मा काऊ भी बीजेपी में शामिल हुए थे और इन सब को लेकर इन्हीं लोगों पर निशाना साधा है हरीश रावत ने। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर पहली बार पलटवार किया। हरीश रावत के कांग्रेस के बागियों को महापापी करार देने पर अरविंद पांडे ने कहा कि जो लोग राज्य की सबसे बड़ी व्यवस्था में बैठते थे वो लोग आंख मूंद कर कुछ भी लूटने की बात करते थे। अरविंद पांडे ने कांग्रेस को भ्रष्टाचारी, देशद्रोही और पापियों का प्लेटफॉर्म तक बता दिया। कि सूप तो बोले बोले छलनियों को नहीं बोलना चाहिए। जो लोग इस प्रदेश की बहुत बड़ी व्यवस्था में बैठ के बोलते थे कि मैं अपनी आंखें मूंद लूंगा, मैं अपनी आंखों को बंद कर लूंगा, जिसको जो लूटना लूट ले, ऐसा आदमी क्या किसी को पुण्य और क्या किसी को पाप बोलेगा। और मैं कह सकता हूं कि आज की जो कांग्रेस है, पूरी कांग्रेस, ये भ्रष्टाचारी, देशद्रोही और पापियों का एक प्लेटफॉर्म है।
इधर यशपाल और संजू आर्या की घर वापसी के बाद उत्तराखंड में राजनीतिक समीकरण जरूर बदले हैं और कई सीटों पर कांग्रेस का प्रभाव तो बढ़ा है, लेकिन नैनीताल सीट पर कांग्रेस दावेदारों में बेचैनी है। वहीं सालों से गायब बीजेपी के दावेदार भी अब चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। नैनीताल सीट पर कांग्रेस में घमासान मचा है। यशपाल के बेटे संजीव आर्या की घर वापसी से मचे गदर में 5 सालों से मेहनत कर रहे टिकट दावेदारों को बेचैन कर दिया है। बीजेपी की परिक्रमा कर कांग्रेस में लौटे संजीव के आते ही कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ने टिकट पर खुद का दावा ठोक दिया। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साह में जरूर हैं, लेकिन टिकट के दावेदार परेशान हैं। मैं बुरे वक्त में भी पार्टी के साथ रही। आज अगर हमको धोखा मिलेगा तो फिर मैं सोचने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। पार्टी छोड़ने पर जाएंगी अगर ऐसा होता है? मुझे मजबूर करेंगे तो मैं बिल्कुल मजबूर हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने 5 साल इस पार्टी के लिए मेहनत की है। खलबली कांग्रेस में मची जरूर है, लेकिन बीजेपी के दावेदारों की बाँचें खिल गई हैं। पिछले 5 सालों से गायब दावेदार दिनेश आर्या के साथ ही अंबा दत्तारिया, प्रकाश आर्या भी टिकट का दावा ठोकने लगे हैं। तो डैमेज कंट्रोल कर 2022 में सबक सिखाने की बात भी होने लगी है। हालांकि कांग्रेस इसे कोरा ख्वाब बता रही है। मुझे लगता है अभी इन कड़वे अनुभव से पार्टी ने बहुत कुछ सीखा है, इसलिए पार्टी अब कार्यकर्ता पे अपना विश्वास व्यक्त करेगी। जो भाजपा के अभी आज तक गायब नेता थे, चूंकि उनको संजीव आर्या के सामने वो बहुत बौने थे, उनको कहीं पर अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी में नजर नहीं आ रहा था, तो इसलिए वो अपने राजनीतिक रूप से अपने को जीवित करने के लिए वो इस तरीके की बयानबाजी करेंगे। टिकट की दौड़ में कई नेता अब भी इधर उधर रेस लगाने को तैयार हैं, लेकिन इन नेताओं का भविष्य जनता के हाथ में है। वहीं दल बदल का जो खेल शुरू हुआ वो आगे भी जारी रहने की आशंका है, क्योंकि टिकट की आस में बैठे नेता चुनाव से पहले पाला बदल सकते हैं। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। प्रदेश में चल रही दल बदल की राजनीति के बीच पूर्व पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय ने बीजेपी में जाने की चर्चाओं पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये सब अफवाहें हैं और उन लोगों में से वो नहीं है जो चोरी छुपे कहीं पर जाएं। अगर कोई बात होगी तो अपनी पार्टी में रखेंगे और उसके बाद जो सही होगा वो फैसला लिया जाएगा, लेकिन अभी ये सब अफवाहें हैं और इस ओर ध्यान नहीं देते हुए हमें आगामी चुनाव की तैयारियों पर फोकस करना चाहिए। किशोर उपाध्याय उन लोगों की तरह नहीं है कि चोरी छुपे कहीं चले जाएं। अगर कोई बात है तो साफ कहो, अपनी पार्टी में कहो कि भाई आपकी और हमारी नहीं बन रही है और ये मुद्दे हैं, तो उस पर उन मतभेदों पर अगर और लोगों के सवालों पर अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो वो कोई बुरी बात नहीं है। और अगर हम कभी कोई निर्णय लेंगे तो हम इस तरह से चोरी छुपे थोड़े लेंगे। इधर कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का तीसरा चरण कुमाऊं में होगा और इस बार बड़े नेता और दलित चेहरे के तौर पर कांग्रेस यशपाल आर्या को साथ घुमाएगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि 2022 में रिजर्व सीटों पर पार्टी को इसका फायदा जरूर मिलेगा। उत्तराखंड के सबसे बड़े दलित चेहरे की पहचान वाले यशपाल आर्य की घर वापसी से कांग्रेसी खुश हैं। वहीं पहाड़ी इलाकों में कांग्रेस परिवर्तन यात्रा की भी तैयारी कर रही है। इसमें कांग्रेस यशपाल आर्य को भी घुमाएगी। कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत को उम्मीद है कि यशपाल आर्य के आने का असर जरूर दिखेगा। बिल्कुल रहना चाहिए, बिल्कुल रहेंगे। आपको लगता है इसका एक बड़ा असर, बड़ा मैसेज? एक बड़ा मैसेज हम तो जरूर देंगे। जिसके पास ऐसा व्यक्ति हो तो हम क्यों नहीं चाहेंगे। कांग्रेस प्रदेश के दलित वोट बैंक को अपना परंपरागत वोट मानती है, लेकिन फिर भी 2017 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 11 सीटों में से कांग्रेस महज 2 सीटें ही जीत पाई। वहीं बीजेपी की दलित नेता रेखा आर्य का कहना है कि जो कांग्रेस को दलित विरोध बताकर बीजेपी में आए थे, अब कांग्रेस में जाकर क्या कर पाएंगे। इस व्यक्तित्व ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस को छोड़कर आए थे, तो यही कहा था कि दलित विरोधी वो कांग्रेस है और आज पुनः जो है उस दलित विरोधी कांग्रेस में सम्मिलित हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी वो चाहे कितने बड़ी परिवर्तन यात्रा निकाल दे, मुझे लगता है कि जनता इस चीज़ को आने वाले समय में ज़रूर तय करेगी और जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। अधिक से अधिक विधायक जो दलित विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तराखंड में दलित वोट करीब 19% है। कांग्रेस को उम्मीद है कि यशपाल आर्य की मौजूदगी न सिर्फ दलित वोट और सीट पर असर डालेगी, बल्कि 2022 में सत्ता भी दिलाएगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की देश भर में चर्चा है, जिसे आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश में है। प्रदेश के जर्जर स्कूलों को आम आदमी पार्टी अब चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है।
राज्य के स्कूलों को आम आदमी पार्टी ने चुनावी मुद्दा बना लिया है और स्कूली शिक्षा की बदहाली को लेकर जनता के बीच जा रही है, जिसमें दिल्ली मॉडल से उत्तराखंड के स्कूलों की तुलना की जा रही है। साथ ही प्राइवेट स्कूलों के फीस स्ट्रक्चर और नई शिक्षा नीति को लेकर भी बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने हमेशा से कहा है कि आम आदमी के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हम उठाएंगे। निश्चित तौर पे शिक्षा एक महत्वपूर्ण उसका एक हिस्सा है जो हम शिक्षा के ऊपर लेके जाएंगे इन चुनावों को। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि टूटी इमारतें दिल्ली के स्कूलों में भी है, ऐसे में ये कोई मुद्दा नहीं है। वहीं कांग्रेस भी खराब शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार को घेर रही है। क्या दिल्ली में या कहीं और किसी प्रदेश में क्या स्कूल टूटे हुए नहीं होंगे? ये ठीक करना हमारी जिम्मेवारी है, ठीक करना है, हम इसको कमी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हम हमारी सरकार बनने से पहले बस अधिकांश बड़ी मात्रा में बिल्डिंगें जीर्ण थी। वर्तमान भाजपा की डबल इंजन सरकार में हमारे उत्तराखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल चौपट हो गई है। हमारे 1300 से ज्यादा विद्यालय बिल्कुल जर्जर हालत में हैं। अब दिल्ली और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के इस मुद्दे को जनता कैसे लेती है ये तो समय बताएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ऐसे मुद्दों को लेकर जनता से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, जिससे उन्हें चुनाव में इसका फायदा मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।